जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। यूएसए बहुत हरामी चीज है भाई। जो देश आगे बढ़ रहा होता है हमेशा उस देश की टांग खींचने की कोशिश करता है। इन लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट में कहा था जो गलती चाइना के साथ दोहराया है वो गलती इंडिया के साथ कभी दोहराने वाला नहीं है। तो ये चीज अभी यहाँ पर देख रहा है किस तरीके से ये लोग इंडिया को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट। में कहता हूँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट में छोटी मोटी प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो ये लोग क्या कर सकता है, उसका मिस यूज कर सकता है। वहां जाके ड्रोन से कोई बॉम्ब गिरा दिया तो ये बॉम्ब गिराने के बाद वहां का लोकल निवासी या वहां का रेसिडेंट क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना ये बॉम्ब किसने गिराया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिराया। अब पूरा का पूरा ब्लेम किसके ऊपर आएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, इंडियन आर्मी, असम राइफल्स के ऊपर आएगा। देन धीरे धीरे लोकल रेसिडेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में नोकझोंक हो जाएगा या विश्वास टूट जाएगा। तो यही चीज ये लोग इनडायरेक्टली यूज करना चाह रहे हैं। तो आइए फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी 3 यूक्रेनियन सिटीजन्स है जो कि बैच वाइज में अरेस्ट हुआ था। ये यूक्रेनियन सिटीजन है और आपका ये यूएस का सिटीजन है और ये हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यानी ओवरऑल इस केस को अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही देख रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं 3 बैचेस में इनका अरेस्ट होता है। देखिए, एक यूएस मर्सनरी He was arrested in कोलकाता एयरपोर्ट जब देश छोड़ना चाह रहा था, यानी जब अपना देश जाना चाह रहा था इंडिया से, राइट। उसके बाद एक और बैच है 3 यूक्रेनियंस जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ है और बाकी 3 यूक्रेनियंस दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ है। तो इनके ऊपर क्या इल्जाम था, इनके ऊपर ये इल्जाम था कि ये नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में गए थ्रू आसाम, यानी आसाम से मणिपुर गए, मणिपुर से ये लोग मिजोरम गए, फिर मिजोरम से ये लोग कहाँ जाते हैं, म्यांमार जाते हैं। सो म्यांमार में जाने के बाद वो लोग जो वहाँ का रिबेल ग्रुप है या टेररिस्ट है, और हमारे इंडिया में से भी कुछ रिबेल ग्रुप जिसका ट्रेनिंग वहाँ पर होता है, तो उनके साथ यहाँ पर उनके साथ इन लोगों ने ट्रेनिंग किया है। यानी ट्रेनिंग में ये लोगों ने सपोर्ट किया जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जैसे कि ड्रोन कैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, और कई तरीके का ट्रेनिंग इन लोगों ने दिया है। इस तरीके का अनुमान है अभी तक, क्योंकि ये केस अभी भी जारी है। तो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी तो इसके बारे में पूरा अच्छे से एक बार बात करेंगे, अपडेटेड वीडियो लाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आए होंगे। तो अब अरेस्ट के बाद यूक्रेन का क्या रेस्पॉन्स आता है। यूक्रेन कहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा चिंतित है इस अरेस्ट को लेकर, बहुत ज्यादा चिंतित है इस अरेस्ट को लेकर, बिकॉज हो सकता है ये वाला अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या पॉलिटिकली अलाइन हो, ठीक है। कोई इस अरेस्ट को प्लान किया गया, ऑब्वियसली प्लान किया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, हमारा इंटेलिजेंस फोर्सेस ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर मॉनिटर कर रहे थे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, हर एक चीजें ये लोग ऑलरेडी देख रहा था। सो प्लान था, नो डाउट, बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुझे लगता है ये है नहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि ये लोगों ने बहुत सारे रूल तोड़ाए। इवन इनफैक्ट हमारे मिजोरम एक सेंसिटिव जोन में आता है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है। सो जहां जहां कुछ जगह पर एक्सेस नहीं मिलता है इवन देश के सिविलियन को भी, वैसे जगह तक इन लोगों ने एक्सेस किया है। तो ऐसा कुछ रूल तोड़ा है ये लोगों ने, ठीक है। तो अब ये लोगों ने, अब इसके बाद यूक्रेन ने क्या किया है, काउंसलर एक्सेस मांगा है इंडिया से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्पॉन्स दिया, ठीक है, लीगल रूल के हिसाब से जो बनता है हम लोग कोशिश करेंगे या हम लोग देंगे, इसके बारे में उन्होंने ऐसे बात किया है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर इस केस को अच्छा ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है इंडिया यूक्रेन का बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकता है। तो आगे की बारे में बात करते हैं कैसे ये पूरा स्टोरी है। देखिए, पूरा स्टोरी ऑलरेडी मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आपको ब्रीफ लाइन दिया था कि एक यूएस नेशनल और 6 यूक्रेनियन नेशनल 3 बैचेस में अरेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो इनके ऊपर ये इल्जाम है कि ये लोग कहाँ जाते हैं, मिजोरम जाते हैं थ्रू आसाम एंड मणिपुर। मिजोरम जाकर फिर वहां से ये लोग म्यांमार में चला जाता है, ठीक। तो म्यांमार में चले जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं, ठीक है ना, ड्रोन वॉरफेयर सिखाते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं टू दी जो रिबेल ग्रुप है म्यांमार में। तो उन्हीं लोगों को ये लोग अलग अलग ट्रेनिंग देने की कोशिश करता होगा। तो इस तरह का अभी तक इल्जाम है, क्योंकि अभी केस अभी भी चल रहा है। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो ऑलरेडी मैंने बताया था जो यूक्रेनियन सिटीजन है वो लोगों को लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो यूएस के सिटीजन है उनको कोलकाता एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। सो केस रजिस्टर्ड अंडर एंटी टेरर लॉ हमारा यूएपीए है, उसी के तहत इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अभी ये जो केस है हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देख रहा है, ठीक है। बेसिकली उसमें से क्या क्या प्रूफ देख रहे हैं कि इंसर्जेंट लिंक, क्या सच में ये लोग जो
रिबेल ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसके साथ ये लोग ऑलरेडी लिंक है क्या, ये सारी चीज़ें छानबीन करेंगे। जो ड्रोन वॉरफेयर की बात अब इल्ज़ाम लग रहा है, क्या ये बात सच्चाई है क्या कि ड्रोन वॉरफेयर ये लोग सिखा रहे हैं, एंड फॉरेन नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट, जो भी यहाँ पर इसमें फॉरेन का जो नजरिया है या इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज को भी छानबीन करेगा हमारा गवर्नमेंट। ठीक, अब ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है? इट इज ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी। पूरा देश को ये चाहे तो आसानी से डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि जो रिबेल ग्रुप है, अगर आप उसको कोऑपरेट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, ऑब्वियसली ये लोग देश के खिलाफ काम करेगा। अगर देश के खिलाफ काम करेगा तो एट द एंड किसका नुकसान है? हमारे देश का नुकसान है। तो ये चीज ये लोग करने की कोशिश करेगा। सो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से देख रेख करना चाहिए इसके ऊपर। तो की अथॉरिटी इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि रणधीर जायसवाल साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद में रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जैसे कि हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये केस में पूरा ये लोग इन्वॉल्व है। देन उसके बाद यूक्रेनियन एम्बेसी, यूक्रेन का एम्बेसी भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे की अथॉरिटीज है जो इस केस में इन्वॉल्व है। तो आगे देखते हैं अब क्या क्या हो रहा है। तो इंडिया ने क्या कहा है, ये केस एक लीगल मैटर है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया, जब यूक्रेन गवर्नमेंट ने नकार दिया था इस चीज को, तो इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया कि ये एक लीगल मैटर है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी जारी है। देन ये भी कह रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन को करते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा लीगल तरीके को अपनाया है। जैसे कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से, हमारे जो डोमेस्टिक लॉ है उस हिसाब से, यानी हमारा देश का जो कानून कहता है उसी का हिसाब से चलेगा। सच दैट ये भी मानते हुए कि हमारा इंटरनेशनल लॉ हम लोग खराब ना करें या इंटरनेशनल लॉ को वायलेट ना करें। सो उसी के आधार पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर ड्यू रूल फॉलो होगा। इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। सो अब काउंसलर एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड एज पर लॉ। सो हमारा रूल के हिसाब से या इंटरनेशनल रूल के हिसाब से जैसे काउंसलर एक्सेस दिया जाता है, तो उस हिसाब से हमारा गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है और उसी हिसाब से मिल जाएगा। अब यूक्रेन ने भी क्या कहा है कि यूक्रेन फर्मली रिजेक्टेड ऑल द एलिगेशन। यूक्रेन जितने भी इसके ऊपर एलिगेशन है कि ये लोग कहीं ना कहीं यूक्रेन इसके ऊपर इन्वॉल्व है एट द गवर्नमेंट लेवल, तो उन्होंने ये बात कहा कि वी डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन सच केसेस, और हम कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम खुद ही एक रशियन टेररिज्म का विक्टिम है। यही सारे बातें उन्होंने कहा है। ठीक है। सो मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म ग्लोबली। तो टेररिज्म के अगेंस्ट में ये लोग ग्लोबल स्टांस रखता है, वो भी कहा है। और साथ में इन्होंने एडिशनल एक बात ये कहा कि रेफर किया, जो मोदी साहब जब 2024 में वहां गए थे, तो उन लोगों ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट दी टेररिज्म। ठीक है। सो इंडिया और यूक्रेन कॉमनली स्टैंड करते हैं अगेंस्ट दी टेररिज्म। तो वही बात उन्होंने फिर से याद दिलाया था, दोहराया था। ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस केस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट और यूक्रेन गवर्नमेंट है, तो मिलके इस केस को सॉल्व करना चाहिए। तो साथ में ये लोगों ने डिमांड किया है वेरीफाइड फैक्ट्स, यानी हमने ऑलरेडी कहा था ना कि इंडियन ऑफिशियल्स ऑलरेडी उनके ऊपर नजर रख रहे थे, तो उसके ऊपर वेरीफाइड फैक्ट्स उन्होंने मांगा है। देन ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। तो इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए कहा है, किसी भी पार्शियलिटी नहीं दिखाने के लिए कहा है। तो कुछ कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने कहा ना, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग, यानी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। अब बाद में पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आता है, क्या असल में है, क्या सच में था या नहीं है। तो ये सारे बातें धीरे धीरे पता चलेगा। सो काउंसलर एक्सेस प्रोसेस इन प्रोग्रेस। सो काउंसलर एक्सेस भी इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। देन केस में इम्पैक्ट इंडिया यूक्रेन रिलेशन। अगर दंग से इसको हैंडल नहीं किया जाए, इस केस को सेंसिटिवली नहीं देखा जाए, देन हो सकता है इंडिया यूक्रेन यूएस का रिलेशन इस तरीके से खराब हो सकता है, अगर इस चीज को सेंसिटिवली हैंडल नहीं कर पाए। तो अगर ओवरऑल हम इसको अच्छी तरीके से सुलझाना चाहते हैं, तो लीगल प्लस डिप्लोमेटिक बैलेंस हमारा क्रूशियल है, यानी जो लीगली और आपका डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू से इस चीज को सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है, सच दैट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हर एक चीजों का समाधान हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है, जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम लगता है। जय हिंद एंड जय भारत।